This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. 2020 का साल सबकी यादों में एक बुरे सपने की तरह बीता। कोरोना के इस मुश्किल समय में लोगों ने अपनी जॉब्स, अपनी सेविंग्स और यहाँ तक कि अपनों को भी खोया। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन में रहते हुए ऐसा लगा कि ज़िंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़ों में भी कट सकती है, बाकी तो सब मोह माया है। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली, जैसे पोल्यूशन फ्री हवा और नदियों का साफ पानी। इसके साथ साथ क्राइम रेट का गिरना भी एक अच्छा साइन था। लेकिन इसी टाइम पीरियड में कुछ अपराध ऐसे भी हुए जिनका कारण ये कोरोना काल ही बना, या कहें लॉकडाउन की आड़ में कई लोगों ने गंभीर अपराध भी कर डाले। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक इंसान ने अपनी हवस की सनक में एक कत्ल किया, फिर उस कत्ल को छुपाने के चक्कर में एक के बाद एक 9 कत्ल और करता चला गया। उसे यकीन था कि लॉकडाउन में किए इस हत्याकांड का शायद किसी को पता भी ना चले, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कर्मा हमेशा लौटता है। आज की हमारी कहानी है तेलंगाना से। 2020 में कोरोना दुनिया भर में फैला था। 23 मार्च को भारत में पूर्ण लॉकडाउन लग चुका था। कोविड की वजह से सभी छोटे बड़े बिजनेस और काम धंधे बंद हो चुके थे। बाजार, दुकानें, फैक्ट्रीज, कारखाने सभी पर ताले पड़ चुके थे। छोटे बड़े व्यापारी, दुकानदार सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। पर सबसे बुरा हाल तो ठेले, खोमचे वाले और दिहाड़ी मजदूरों का था। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों का पलायन और उनकी दुर्दशा पूरे देश ने देखी थी। ये इस त्रासदी का सबसे हृदय विदारक दृश्य था। इसी समय में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर वारंगल जिले के गोरेकुट्टा गांव में एक जूट के बोरे बनाने का कारखाना था। इसका नाम साईं दत्ता ट्रेडर्स था। लॉकडाउन की वजह से ये कारखाना भी बंद पड़ा था। 21 मई 2020 को कारखाने के मालिक जे भास्कर के पास किसी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है। उन्हें बोरों के कुछ बंडल चाहिए थे। भास्कर इस ऑर्डर को हर हाल में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पहचान के एक ऑटो ड्राइवर को फ़ोन करके कहा कि वो कारखाने से बोरों के बंडल लेकर कस्टमर के पास पहुंचा दे। जब ऑटो ड्राइवर ने कहा कि कारखाना तो बंद है, तब भास्कर ने कहा कि उनके 2 वर्कर श्याम और श्रीराम वहीं कारखाने की पहली मंजिल पर बने कमरे में रहते हैं। इनके अलावा उनका एक और वर्कर मकसूद आलम भी अपने परिवार के साथ कारखाने में ही रहता है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तो उनसे बंडल लेकर फटाफट ऑर्डर पहुंचा दो। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर कारखाने में पहुंचा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला। काफ़ी देर ढूंढने और इंतज़ार करने के बाद उसने वापस भास्कर को फ़ोन किया और सारी बात बताई कि कारखाने में कोई भी नहीं है। भास्कर ये सुनकर हैरान रह गए कि उन्होंने कारखाना इन्हीं लोगों के भरोसे पर छोड़ा था। लॉकडाउन लगा था, ऐसे में ये लोग एक साथ कहाँ जा सकते हैं, और वो भी बिना बताए। अब भास्कर अपने बिजनेस पार्टनर संतोष के साथ कारखाने पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि कारखाने का गेट और अंदर कमरों के गेट भी खुले हुए थे। सभी का सामान वहीं कमरों में ही था, लेकिन इनमें से कोई भी वहाँ नहीं मिला। काफ़ी आवाज़ें दी गई, इधर उधर ढूंढा गया, पर श्याम, श्रीराम, मकसूद आलम और उसके परिवार के किसी सदस्य का अता पता नहीं था। इनके फ़ोन भी ट्राई किए गए, पर सभी के फ़ोन स्विच ऑफ थे। इन लोगों को ढूंढते ढूंढते भास्कर और संतोष कारखाने की पहली मंजिल पर बने कमरों में गए। ऊपर से वो कारखाने के पीछे मैदान में उन्हें ढूंढना चाहते थे, पर तभी उनकी नज़र कारखाने के पीछे बने हुए एक पुराने कुएं पे पड़ी, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घबराहट के मारे उनकी आवाज़ गले में ही अटक गई। गिरते पड़ते वो नीचे उस कुएं के पास पहुँचे। दरअसल कुएं के अंदर नज़ारा डराने वाला था। उस कुएं में 4 लाशें तैर रही थी। ये लाशें मकसूद और उसके परिवार के लोगों की थी। ये दृश्य देखकर भास्कर और संतोष की हवा खराब हो गई। उन्हें लगा था कि शायद ये लोग भी बाकी मजदूरों की तरह अपने घरों की तरफ पलायन कर गए होंगे, पर ऐसे दृश्य की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। संतोष ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी फौरन कारखाने पहुंची। लाशों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। कुएं से 4 लाशों को बाहर निकाला गया। ये लाशें थी 48 वर्षीय मकसूद आलम, 45 साल की उनकी पत्नी निशा,
उनकी 22 साल की बेटी बुशरा खातून और बुशरा का 4 साल का बेटा बबलू। इनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और लाशें ताज़ा लग रही थी। पहले ही नज़र में ये सुसाइड का मामला लग रहा था। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी के चलते देश भर से सुसाइड की खबरें आ रही थी। पुलिस का भी यही अंदाजा था कि आर्थिक तंगी या ऐसे ही किसी कारण से इन्होंने आत्महत्या की होगी। कारखाने के मालिकों से भी इस बारे में पूछताछ हुई, लेकिन भास्कर और संतोष ने ऐसी किसी भी तंगी से इनकार किया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने मजदूरों की हर तरह से मदद की थी। श्याम और श्रीराम बिहार के रहने वाले थे। मकसूद आलम पश्चिम बंगाल से था। कई सालों पहले वो वारंगल परिवार सहित चले आए थे और इसी कारखाने में काम करते थे। इससे पहले मकसूद वारंगल के ही करीमबाग इलाके में किराए पर रहते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब तंगी के चलते इन्होंने कारखाने में ही रहने की इजाज़त मांगी। भास्कर ने भी सबको मंजूरी दे दी। मार्च 2020 से ही श्याम, श्रीराम, मकसूद और उसका परिवार वही कारखाने में रह रहे थे। इससे कारखाने में बोरे बनाने का काम भी चल रहा था। मकसूद आलम के परिवार में उसकी पत्नी निशा, उसके 2 बेटे शाहबाज और सुहेल और बेटी बुशरा खातून थे। बुशरा तलाकशुदा थी। वो अपने बेटे बबलू के साथ माँ बाप के साथ ही रहती थी। इनमें से 4 लोगों की लाशें तो मिल गई थी, लेकिन बाकी 4 लोगों का अता पता नहीं था। कुएं से निकली 4 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि कहीं उन 4 लापता लोगों के साथ भी तो कुछ नहीं हुआ है या वो ही ये सब करके यहाँ से भाग गए हैं। 21 मई 2020 का दिन गुजर जाता है। 22 मई को पुलिस एक बार फिर से कारखाने में पहुंचती है ताकि कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके। कारखाने की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। सबका सामान वही था। घर में काफ़ी खाना भी बना हुआ था। घर में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का भी अरेंजमेंट था, जैसे कोई पार्टी हुई हो। पूछताछ में पता चला कि 20 मई को मकसूद के पोते बबलू का जन्मदिन था और उसी के लिए एक छोटी सी दावत घर में रखी गई थी। इन सभी लोगों के मोबाइल और कुछ सामान की तलाश में एक बार फिर से गोताखोर कुएं में उतारे गए, लेकिन इस बार पुलिस भी चौंक पड़ी जब गोताखोरों ने कुएं में नीचे गहराई में और लाशों के होने की बात कही। अब एक बार फिर कुएं से लाशें निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके 5 और लाशें उस कुएं से निकली। ये सभी लाशें बोरी में ठूसी गई थी और उनमें वजनी पत्थर भी डाले गए थे, इसीलिए लाशें ऊपर नहीं आ पाई। 4 लापता लोगों को ढूंढती पुलिस के सामने 5 लाशें थीं। इनमें थे मकसूद के 2 बेटे, 22 साल का शाहबाज और 20 साल का सुहेल, 35 साल का श्रीराम और 40 साल का श्याम और इनके अलावा 32 साल का शकील। ये पेशे से ड्राइवर था और पास ही में एक दूसरी फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस इस केस को अभी तक मास सुसाइड मान रही थी, लेकिन इन लाशों की हालत बता रही थी कि ये आत्महत्या का नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। एक कुएं से 9 लाशों के मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। जहां कहा जा रहा था कि लॉकडाउन में क्राइम रेट नीचे गिर गया है, वहां इस भयानक हत्याकांड से पुलिस भी हैरान थी। सबसे मुश्किल ये पता लगाना था कि ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इतने गरीब प्रवासी मजदूरों को ऐसे मारा गया, क्योंकि लूटपाट के लिए तो वहाँ कुछ था ही नहीं। इसी कारखाने से थोड़ी दूर एक गोदाम था सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से। उसके पास पुलिस को श्रीराम और मकसूद की पत्नी निशा का मोबाइल पड़ा हुआ मिला। फ़ोन्स की डिटेल्स निकलवाने पे पता चला कि मोबाइल रात 2 बजे के बाद स्विच ऑफ हुए थे। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके मरने का समय रात के 12:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का था और इनके शरीर में नींद की दवाई के ट्रेसेस मिले थे, पर इनकी मौत पानी में डूबने से ही हुई थी। अब पुलिस ने मर्डर एंगल से इस केस की तफ्तीश शुरू की। इलाके के CCTV खंगालने शुरू किए गए। इस इलाके में कई गोदाम और कारखाने थे, इसलिए सिक्योरिटी के लिए कई कैमरास लगे हुए थे। इनमें से एक कैमरा में 20 मई की रात एक शख्स साइकिल पर इस साईं दत्ता ट्रेडर्स के कारखाने की तरफ जाता हुआ दिख रहा था और खंगालने पर फिर वही शख्स सुबह 6 बजे के करीब इस कारखाने से वापस आता हुआ भी दिख रहा था। पुलिस को यकीन हो रहा था कि इस शख्स का इस हत्याकांड से कुछ न कुछ लेना देना ज़रूर है, क्योंकि उसके कारखाने में आने और वापस जाने की टाइमिंग पोस्टमार्टम में मरने वालों की टाइमिंग के हिसाब से मैच कर रही थी। पुलिस ने उस साइकिल वाले शख्स को ढूंढना शुरू किया। उसकी तस्वीर सब जगह सर्कुलेट की गई। जल्दी ही उसकी पहचान मिल गई। ये था 30 साल का संजय कुमार यादव। ये बिहार का रहने वाला था और कुछ सालों पहले इसी कारखाने में काम करता था। उसकी मकसूद और उसके परिवार से अच्छी खासी जान पहचान थी। उधर भास्कर और संतोष ने भी उसे पहचान लिया था। अब तो पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। पुलिस उसे ढूंढती हुई एक किराए के मकान पर पहुंची। शायद लॉकडाउन ही इसकी वजह थी कि वो घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लिया गया। घर की तलाशी में पुलिस को कुछ और मोबाइल फ़ोन्स भी मिले और इसके साथ ही एटिवेन नाम की नींद की गोलियों के स्ट्रिप्स भी बरामद हुए।
पता चला कि ये गोलियां संजय ने 16 से 18 मई के बीच वारंगल के ही हनमकोंडा के एक फार्मेसी से खरीदी थी। 25 मई को संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में संजय का मुंह खुलवाने में पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जल्दी ही वो टूट गया और उसने इस भयानक हत्याकांड का सच पुलिस के सामने उगल दिया। लेकिन पुलिस उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जिन 9 लोगों के हत्यारे को पकड़कर पुलिस ने चैन की सांस ली थी, असल में उसने 9 नहीं 10 हत्याएं की थी। और ये हत्याकांड अतीत में हुए एक और मर्डर का अंजाम था। बिहार का रहने वाला संजय कुमार यादव 6 साल पहले ही वारंगल में काम की तलाश में आया था। वो इसी साईं दत्ता ट्रेडर्स नाम के कारखाने में काम कर रहा था। इसी दौरान मकसूद और उसके परिवार से उसकी जान पहचान हुई। मकसूद की पत्नी निशा की एक भतीजी रफ़ीका भी अपने 3 बच्चों के साथ वहीं पास में ही रहती थी। वो तलाकशुदा थी। फैक्ट्री के मजदूरों का खाना बनाकर वो अपने बच्चों को पाल रही थी। यहीं संजय और रफ़ीका की मुलाकात हुई और इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जल्दी ही संजय ने एक कमरा किराए पर लिया। अब वो रफ़ीका और उसके बच्चों के साथ इस घर में रहने लगा। मकसूद और निशा को भी उनके संबंध के बारे में पता था। इस बीच उन दोनों ने इस कारखाने का काम भी छोड़ दिया था। जल्दी ही रफ़ीका को ये एहसास हुआ कि संजय उसकी 16 साल की बेटी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। इसी बात पर उसका संजय से झगड़ा भी हुआ। तब संजय ने उसे बहकाते हुए शांत करने के इरादे से उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रफ़ीका उसकी बातों में आ गई। अब उसने रफ़ीका से कहा कि हम पश्चिम बंगाल तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं ताकि शादी के लिए उनकी इजाज़त ले सकें। रफ़ीका शादी की बात से बहुत खुश थी। 6 मार्च को ये दोनों ट्रेन से पश्चिम बंगाल जाने के लिए निकले। जैसे ही ट्रेन तेलंगाना से बाहर निकली, संजय ने रफ़ीका को नींद की गोलियां मिली हुई छाछ पीने को दी। छाछ पीते ही रफ़ीका बेहोश हो गई। रात को मौका पाते ही संजय ने चुन्नी से रफ़ीका का गला घोंट दिया और उसकी लाश चलती ट्रेन से बाहर फेंक दी। अगले स्टेशन पर उतरकर ये वापस वारंगल आ गया। 1-2 दिन कहीं रुककर ये अपने घर वापस पहुंचा। इसने बच्चों को कहा कि तुम्हारी माँ पश्चिम बंगाल में किसी रिश्तेदार के घर पर है। कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस आ जाएगी। फिर देश में कोविड के केसेस बढ़ने लगे तो 23 मार्च को देश भर में लॉकडाउन भी लग गया। अब संजय के लिए बहाना बनाना आसान था कि लॉकडाउन की वजह से रफ़ीका वापस नहीं आ पा रही। उधर जब मकसूद और निशा की काफ़ी दिनों तक रफ़ीका से मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने संजय से पूछा। संजय ने वही पुरानी कहानी दोहराई। लेकिन इसी बीच निशा की पश्चिम बंगाल में अपने घर वालों से बात हुई तो उसे पता चला कि रफ़ीका वहाँ कभी पहुँची ही नहीं। अब निशा का माथा ठनका। उसे संजय पर शक होने लगा था। समय बीतता जा रहा था। लॉकडाउन की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। इधर रफ़ीका के बच्चे भी परेशान थे। तब निशा ने संजय को धमकाना शुरू किया कि अगर उसने जल्दी ही रफ़ीका का पता नहीं बताया तो वो पुलिस के पास जाकर उसकी कंप्लेन कर देगी। इस धमकी से संजय डर गया। इस सब से बचने का उसे एक ही तरीका सूझा कि मकसूद और उसके परिवार को ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई गवाह ही ना बचे। 20 मई 2020 को मकसूद के पोते बबलू का जन्मदिन था। घर में ही छोटी सी दावत रखी गई थी। इसमें शामिल होने के बहाने संजय भी वहां पहुंच गया। वो अपने साथ काफ़ी सारी नींद की गोलियां लेकर गया था। मौका मिलते ही उसने वो गोलियां घर में बनी दाल में मिला दी। कोई गवाह ना रहे इसलिए संजय ने पहली मंजिल पर मौजूद श्याम और श्रीराम को भी दावत में शामिल कर लिया। और इसी वक्त घर में शकील नाम का ड्राइवर भी मौजूद था जो कि मकसूद का दोस्त था। खाना खाने के बाद सभी गहरी नींद में चले गए। संजय ने भी खाना खाया पर दाल नहीं खाई। 12 बजे तसल्ली करने के बाद सबसे पहले उसने सभी मर्दों को कारखाने में रखी बोरियों में एक एक करके डाला और कुछ वजनी पत्थर भी उनके साथ भर दिए। फिर वो एक एक बोरी को खींचकर कुएं तक लेकर गया और वहाँ उसे फेंकाया। 5 लाशें फेंकने में ही संजय की हालत ख़राब हो गई थी। वो बुरी तरह थक रहा था। टाइम भी बीतता जा रहा था। तब उसने बाकी 4 लाशें यूं ही उठाकर कुएं में फेंक दी। इसीलिए शुरू में पुलिस को सिर्फ 4 लाशें ही तैरती हुई मिली। बाकी लाशें वजन के कारण ऊपर नहीं आ पाई। उन तैरती लाशों को देखकर ही ये मामला खुला, नहीं तो पता नहीं कितने दिनों तक ये लाशें यूं ही कुएं में सड़ती रहती। इसके बाद सबके मोबाइल लेकर संजय सुबह 6 बजे के करीब वहाँ से निकल गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि पानी में फेंकते वक्त वे सभी जिंदा थे। ये अजीब पागलपन था कि एक कत्ल को छुपाने के लिए संजय ने 9 बेकसूर लोगों की जान ले ली और इनमें से 3 वो बाहरी लोग थे जिनका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था। सिर्फ उनका वहाँ मौजूद होना ही उनकी मौत का कारण बन गया। पुलिस भी उसकी कहानी सुनकर सकते में थी। मार्च में फेंकी गई रफ़ीका की लाश का कुछ पता नहीं चल पाया।
25 मई को संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। जब संजय के मोबाइल को खंगाला गया तब एक और कहानी सामने आई। उस मोबाइल में एक रेप वीडियो था जो संजय ने रफ़ीका की बेटी के साथ किया था और उसे रिकॉर्ड किया था। पूछताछ में रफ़ीका की बेटी ने बताया कि संजय अक्सर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और मां के जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा आज़ाद हो गया था। जांच में बेटी के प्रेग्नेंट होने का भी पता चला। इसके साथ ही मोबाइल में एटिवन गोलियों के स्ट्रिप्स का स्क्रीनशॉट भी मिला। गूगल सर्च में भी उसने इस दवा के बारे में सर्च किया था। पुलिस ने फ़ौरन चार्जशीट तैयार करके संजय को अदालत में पेश किया। संजय के खिलाफ पुलिस के पास काफ़ी सबूत थे। रफ़ीका की बेटी की गवाही इसमें सबसे अहम रही। संजय पर दफ़ा 302 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। वारंगल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मामला चला। कोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में माना। जल्दी ही इसका फैसला भी आ गया। 28 अक्टूबर 2020 को वारंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस हत्याकांड को बहुत ही क्रूर और जघन्य बताते हुए संजय कुमार यादव को मौत की सज़ा सुनाई। कोर्ट का कहना था कि ऐसे शख्स को जीने का हक नहीं है। वो चाहता तो रफ़ीका को छोड़कर जा सकता था, लेकिन अपनी हवस में उसने न सिर्फ रफ़ीका और बाकी 9 लोगों को मौत के घाट उतारा, बल्कि एक नाबालिग की इज्जत से भी खेलता रहा। रफ़ीका के कत्ल का केस आंध्र प्रदेश में चलेगा, क्योंकि वारदात भी तेलंगाना से बाहर आंध्र प्रदेश में ही हुई थी। फिलहाल संजय जेल में है और अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।